मैं खुद कह दूंगा, पर मैंने खूब हाथ जोड़े रहा, मामला पलट लिया, इसने खेल कर लिया अपना। मैंने पहले दिन कह दिया, एक अपना भाई है वो कई बार ये बयान देता है, मैंने देखा उसका, बोले इसकी मां नाटकी गई, बोतलों में पेट्रोल डाला गया, डंडों पे गंडासे वेल्डिंग कराए गए, उनको पर चढ़वाए गए। लेकिन अभिमन्यु ने तो आज पूरी जो है सारे छेड़ लिया। लेकिन मैंने एक शुरुआत किस बात से करी थी, जैसे हरियाणा प्रदेश के अंदर 2010 में जब ये सारा जाट आरक्षण का खेल रचा गया, ये पूरा का पूरा जो रावण लीला रची गई, रावण लीला रचने वाले का किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इतिहास की बातों को जरूर बताना चाहूंगा कि 2010 के अंदर ये मैहर में आंदोलन के ऊपर शहीद हुए भाई सुनील लाडवा से, एक खड़वासरा जी थे वो शहीद हुए, 3 शहादत हुई थी और वो कुर्बानी दी, मुकदमे बने, सैकड़ों लोगों को मुकदमे झेलने पड़े, लोग राजनीति कर गए, लोग खेल गए, लेकिन जिनके घरों के चिराग बुझे थे वो अपने घर में अपना दुख लेकर के बैठे रह गए, जिनके बालकों के मुकदमे थे मुकदमे भुगतते रह गए, जिनके बच्चे पीआर डिक्लेयर हो गए, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई, ना सरकारी नौकरी, ना सरकारी सुविधा और ना कोई शादी ब्याह करे। लेकिन किसने आवाज उठाई, कौन बोला? भाई लाडवा में सुनील की 13वीं में मैं वहां उपस्थित हुआ था, बड़ी मुश्किल से रास्ते पार कर करके मैं वहां पहुंचा था, लेकिन मैंने देखा किसने आवाज उठाई। 2014-13 के अंत में झूठा आरक्षण केंद्र सरकार ने पास किया, मैंने उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में करी, मेरी वीडियो है वो तो दोबारा डाल दूंगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते मैंने हिम्मत करी और वो मेरी वीडियो है। मैंने 2014 की जनवरी में मेरठ में, मुजफ्फरनगर में, मुरादाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अभी भी जो हमारे जो नेता थे कि भाई सरकार के 5 महीने बच रहे हैं, आरक्षण देना चाहते हो ईमानदारी से, सच्ची नीयत से, तो कानूनी कार्रवाई पूरी करने के लिए एनसीबीसी का गठन हुआ है, उसके सदस्य हैं, वो रिपोर्ट एनसीबीसी को, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को दे दो और उस रिपोर्ट में मोहर लगवा लो और कैबिनेट में मंजूरी दे दो, हो गया काम। इसमें इतना और ज्यादा झूठ फरेब करने की जरूरत ही नहीं है। और मैंने तब भी कहा था कि ये जो आरक्षण दिया है ये बदनीयती से जानबूझकर इसमें कमी रख करके कि सुप्रीम कोर्ट में हम भी कानून को समझते हैं कि ये नहीं ठहर पाएगा। 5 महीने बच रहे हैं, मैंने नाम ले लेकर के कहा था 5 महीने बच रहे हैं, सरकार तुम्हारी, केंद्र में सरकार तुम्हारी। और यूं भी रुका बच रहा था कि सरकार ने अपना हरियाणा वाला जेब में रखा करता था, दिल्ली ने तो यूं भी खूब रुका था। मैं कहा भाई सारा जोर ला ले और दिवा दो, लेकिन नहीं। करना क्या था? करना तो यह था कि उनको जाता हुआ सरकार दिखाई दे रही थी और हारती हुई फौजें जब जाती हैं तो जहां से जाती है वहां के जोड़ में, कुएं के पानी में जहर मिला करके जाती हैं, खड़ी फसलों को आग लगा करके जाती है ताकि वहां पर कोई आने वाले को न तो पीने का पानी नसीब हो, न उनको फसलों का अनाज नसीब हो। हारती हुई फौजें, जाती हुई फौजें, भागती हुई फौजें 2014 में हरियाणा प्रदेश में समाज के अंदर ऐसा जहर घोल करके गई कि वो तैयारी करके गई और जैसे ही मौका मिला कैसे उनको सरकार को, जो सरकार बनी है लोकतंत्र में 5 साल का वोट की ताकत से जनता ने जिसको बना दिया, बनाया, उसको 5 साल का मौका मिलना चाहिए। गलती करेंगे तो जनता फिर से बदल देगी, लेकिन उनको लोकतंत्र संविधान में विश्वास नहीं था। उन्होंने तो जनता को फिर बरकलाया, भड़काया और कहा कि यहां तो धरना लग गया,
बाकी जगह तो कीड़ी भी नहीं मर रही। भड़काया गया, तैयारियां की गई, लिस्टें बनाई गई। 3 दिन के कर्फ्यू के बावजूद पेट्रोल की कैनियां इकट्ठी की गई, बोतलों में पेट्रोल डाला गया, डंडों पे गंडासे वेल्डिंग कराए गए, उनको पर चढ़वाए गए, गंडासे बनवाए गए और किसी को ऐसा वातावरण बनाया गया, किसी को भेज करके रोहतक के सर्किट हाउस के सामने बीएसएफ के इंस्पेक्टर प्यारे लाल की जांग के अंदर गोली मारने के लिए 3 आदमियों को भेजा गया। 3 आदमियों की गोली मारने के बाद अफरा तफरी का माहौल बना करके आईजी की कोठी को प्रोटेक्ट करने का एक मामला चलाया गया। उससे पहले की कहानी रामलीला की लंबी हो जाएगी। उससे पहले रोहतक के अंदर 35 एक का नारा लगा करके 35 का नारा लगाने वाले भी पदाधिकारी थे, एक ही पार्टी के पदाधिकारी थे और 35 के सामने एक खड़ा करके करने वाले 35 का ना झंडा लेकर के छोटूराम चौक रोहतक में खड़े थे और एक का प्रतिनिधि कोर्ट के सामने कुर्सी लगा करके चंद वकील बैठे थे। ये रामलीला का खेल, ये 10 साल इसलिए चुप रहा। 10 साल हमने सोचा कि एक बार किसी न किसी को तो शिव बनना पड़ेगा, किसी न किसी को तो जहर पीना पड़ेगा। इस 36 बिरादरी के भाईचारे को फिर से अगर इकट्ठा करना है तो एक बार सारी चीजों को देखना पड़ेगा कि इंसानियत कितनी नीचे तक गिरती है, किस हद तक इंसानियत जो है गिर के दिखाती है। हमें किसी से उन करने वाले वो बेचारे मोहरे, वो बेचारे प्यादों से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि वो तो इस्तेमाल किए हुए हथियार थे। शिकायत तो उनसे कि जो उनका इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसी कमरों में बैठ करके अपनी कोठियों में षड्यंत्र रचने का काम कर रहे थे और अपने मामलों के चक्कर में हजारों नए मामले नौजवानों के बनवा रहे थे। अपने मामले सुलझाने के लिए हजारों मामले बनवा दिए। ऐसा तांडव हरियाणा तो क्या हिंदुस्तान के इतिहास में भी कभी नहीं हुआ होगा। कैसे समाजों को आपस के अंदर लड़वा करके, लोगों को बहका करके, नौजवानों को बरगला करके ऐसा तांडव रचा गया। केवल एक कोठी का विषय नहीं मास्टर जी, हजारों दुकानें जली, हजारों के रोजी रोटी खत्म हो गई। एक बूढ़ी माँ एक ढाबे के तंदूर पे, ढाबा बंद होने के बाद रात में रोटी सेक करके और दिन के 100 रुपए कमा लिया करती थी। उस बूढ़ी माँ की भी कोई तो है, एक एक का दर्द सुनाओ तो कितनी हो जाएंगे, ऐसी हालात पैदा कर दी थी। कितने हजारों लोगों की रोजी रोटी खत्म हो गई, कितने दुकान प्रतिष्ठान मकान और कितने ज्यादा। सवाल एक का नहीं था, 27 एफआईआर हुई थी और मैं पहले दिन 2016 के 19 फरवरी की शाम को मैंने कह दिया था भाई कोई बात नहीं, सारा परिवार बच गया, हाथ जोड़कर सब अपने घर चले जाओ, शांति बढ़ाओ, भाईचारा बढ़ाओ, मिलजुल कर रहो, इसमें खत्म करो, अपने घर आ जाओ। रात की आज भी मेरे पास वो बात कायम है। लेकिन साथियों उसके बाद फिर से बहुत सारे साथी 5, 7, 10 ऐसे यहाँ बैठे हैं जिनको आज सुबह एक साथी मेरे शर्मा जी है, 20 साल से मेरे साथ 24 घंटे का उनका हमारा मिलना जुलना। मैं पूछने लगा, 10 साल में पहली बार पूछी, माँ शर्मा जी आप कहाँ थे? बोले जी मैं गेट पे था। मैं कहा आपने कभी आज तक बताया नहीं कि क्या आपने देखा, क्या महसूस किया? बोला जी आपने पूछा नहीं, लेकिन जो महसूस किया रात को नींद आज भी उड़ जाती है। बोला कोई थैले में कोई पैकेट में कुछ ऐसा पाउडर ले रहे थे, गाड़ियां पर फेंके थे और भभक जाता सब कुछ, और वो पानी गिरने पे भी नहीं बुझा था, ऐसा काम कर रखा था। साथियों ये तैयारी कोई एक गोली चलाने से तैयारी नहीं थी, गोली भी खुद चलवाई थी और भड़काने का काम भी खुद किया था। सारे ड्रामे रचे गए और फिर जो हरियाणा जलाया गया और हरियाणा को चक्कर में डाला गया। साथियों एक अकेला कोई एक दिन की, मेरी माँ ने पहले दिन कह दिया, एक अपना भाई है वो कई बार ये बयान देता है, मैंने देखा उसका, बोले इसकी माँ नाटकी, वो स्वर्ग में है मेरी माँ और या मेरी पंचायत, या झूठ बोले तो या पगड़ी आपने मेरे सर पर रखी है, जिंदगी में कभी पगड़ी नहीं पहनेंगे। मेरी माँ ने पहले दिन कह दिया था कि बेटा जिसने गलत कर दिया वो जिस क्षण में गलती करता है
उसी क्षण से उस गलती का पाप उसको अपने मन में ही उसको तकलीफ देने लग जाता है। बेटा हमें किसी का बुरा नहीं सोचना है, ये उन्होंने कहा। बस मेरे भाई से कहूं कि भाई थोड़ा सा सोच समझ करके, थोड़ा सा कुछ तो विवेक रखना चाहिए। जो मनुष्य और पशु में इतने अंतर है, मनुष्य को कहते हैं सामाजिक पशु है, क्योंकि उसमें विवेक है, और विवेक ही नहीं रहेगा तो फिर मनुष्य और पशु में अंतर नहीं रहेगा। क्या बोलना क्या नहीं बोलना, किस तरह से बोलना। मेरी आप सभी से इतनी कि कहानी बहुत लंबी है कि जिस प्रकार का मैंने एक ही बात थी, जो भी कोई बड़े बड़े पंचायती थे, मैं हाथ जोड़ के कहता था, मैं कहा भाई यह तो एक दिन का मामला है, एक के मिनट का मामला है, तो कोई मामला है नहीं। असली बात तो यह है कि सारे भाईचारे ने इसने संगवाओ को कर, इसने जोड़ो को कर, इस विश्वास को दोबारा कैसे बनाओ, ये समाज का 36 बिरादरी का प्यार प्रेम दोबारा कैसे बनाओ, ये विश्वास तो कराओ कि गलती समाज नहीं करता, गलती कौम नहीं करती, गलती समूह नहीं करता, गलती को 2 4 5 आदमी करते हैं। सच्चाई को सामने ले आओ। और 2016 क्यों, 2010 से लेकर आज तक हरियाणा जलाया जा रहा है, सारी सच्चाई को लेकर के आओ। 2727 FIR खत्म हुई, सारे मुकदमे संविधान और न्यायालय की प्रक्रिया के अनुसार पूरे हो रहे हैं। लेकिन जो कई बार मेरी बात जो भाई संदीप ने भी कही कि 2010 के मुकदमे किसने संभाले, और उनके लिए न्याय के लिए कौन खड़ा हुआ और कौन खड़ा होगा। साथियों, उनके लिए भी खड़ा होना चाहिए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरे जिम्मे जो ड्यूटी लगाओ, जो मेरे जिम्मे पुगाओ, भाई मेरे जिम्मे यह ला दोगे, मैं आपको भरोसा दिला करके कहता हूं, उसमें सोचूंगा नहीं, उसको 21 करके आपको दे करके दिखाऊंगा। मेरे बहुत सारी बातें हैं जो माइक से नहीं कही जा सकती, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन डॉक्टर संजीव बालिया ने एक भाषण में कहती थी जो मैं नहीं कह सकता, कि जो 2013 के जो पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर मामले थे, मैंने भाई को भरोसा दे दिया था कि भाई ये जितने भी नौजवानों के मुकदमे लगे हैं, इनके वकील के लिए, इनकी अपील के लिए, इनकी जमानत के लिए जो भी कुछ करना पड़ जाए, मुझे आपने सिर्फ 1-2 हर्फ लिख करके भेजने हैं कि भाई ये मदद की जरूरत है। आपको 24 घंटे नहीं लगेंगे, रास्ता ही केवल जितना समय लगेगा उतने में आपको मदद मिल जाएगी, आपको मदद पहुंच जाएगी। हम अपने पूर्वजों से सीखा है। मैं पिछले दिनों डॉक्टर रामजी लाल की डायरी पढ़ रहा था, किताब पता नहीं कितनों ने पढ़ी है, लेकिन इस धरती का जो बाशिंदा है, ये हिसार सिरसा से लेकर के और रोहतक तक, झज्जर तक का जो बाशिंदा रहता है, दोनों तरफ के जींद भिवानी सब मिला लो, उसको अपना इतिहास जानने के लिए डॉक्टर रामजी लाल की डायरी नाम की किताब है, वो जरूर पढ़नी चाहिए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि वो मेरे वो दादा थे, वो सांगी गांव के थे। 1905 में हिसार में CMO बन के आए थे, डॉक्टर थे, और वो रोज अंग्रेजी में डायरी लिखते थे। उस इतिहास के अंदर इतनी इतनी बातें छुपी हैं अपने सर्व समाज के भाईचारे की। हमारे परदादा राजमल जैलदार जी का रोज वहां वर्णन है, सेठ छाजूराम जी का उसके अंदर वर्णन है, किस प्रकार से इस पूरे इलाके के बड़े बड़े लोगों का, वहां पूरा सभी बिरादरियों के उसके अंदर पूरा इतिहास लिखा हुआ है, और बहुत उसकी भी गहराई की बातें हैं, लेकिन वो आज लंबी बात नहीं छेड़ूंगा। क्या आशीर्वाद से कोई कोठी की, गाड़ी की, कोई किसी चीज की कोई चाहना नहीं। मुझे तो ये लगन थी कि हमारे पूर्वजों की, कि हमारा जो इलाका है इसका हम भला कर सके, इस हरियाणा प्रदेश का भाईचारा हम एक कर सके। यहाँ शिक्षा की, विद्या की, स्वास्थ्य की, पीने के पानी की, सिंचाई की व्यवस्था की, पशुओं के अस्पतालों की, सड़कों की, गलियों की, हर प्रकार से जो हम सहयोग व्यवस्था कर सके, यहाँ बेहतर से बेहतर हम भी अपने इलाके में क्यों नहीं बनाए।
लेकिन सारा खेल तो उनका था। उनसे को पूछो 10-10 साल मुख्यमंत्री रह लिया, को 15 साल रह लिया, सारा की बात करूं कोई एक की नहीं करता। उनसे को पूछो कौन सा हल्का भाई ऐसा है जो मुख्यमंत्री का आता तो वह मंत्री थे, मंत्री तो मुख्यमंत्री का संतरी बराबर ही होता है, आपा तो मंत्री थे, तो कौन सा हल्का ऐसा जो 4-4 कॉलेज और 4-4 ITI ले रहा है। किलोई तो एक ही सब डिवीजन नहीं बन ली थी, बताओ। उतना करने के बाद सब कहीं हो गया कि इसने ले लो, इसने मारो, इसने रोको, यूं नहीं काबू आवे। इन लोग कह दिया बोला भाई, बोला कमी, बोला कोई दारू नहीं पींदा, बीड़ी नहीं पींदा, सिगरेट नहीं पींदा, अंडा मांस मीट मांस नहीं खांदा, और दूसरे जो है गलत काम दूसरे भी नहीं पकड़ में कुछ वह भी नहीं करता, तो भाई क्या करो। फिर इन लोग कहते बोला फोन नहीं सुनता भाई। चांद में भी किमें किमें तो आज मौस का दिन है, यूं तो चांद में भी किमें किमें रह गया है काम। कोई मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन इंसान हूं, पर हाथ जोड़ के कहता हूं इंसान सीधा साधा सच्चा इंसान हो, साफ जैसा मन में है वही बात खुली है। उसमें घनी ही राजनीति को मैंने सिखानी है, कौन था मेरे के 4 पीढ़ी के ऊपर बैठे थे सिखानी है। और किन से सीखना है? आज समाज की नेतृत्व कौन कर रहे हैं, किस प्रकार की समाज की दिशा हो रही है। हैरानी होती है समाज का चित्रण क्या हो रहा है। समाज के बच्चे पूरे दुनिया के अंदर, हिंदू हरियाणा प्रदेश के बच्चे, हमारे समाज के बच्चे भी, जाट समाज के बच्चे भी पूरी दुनिया के अंदर बहुत बहुत अच्छी काबिलियत के ऊपर, योग्यता के ऊपर, मेहनत के दम पर, पढ़ाई के दम पर, पुरुषार्थ के दम पर बड़े बड़े पदों के ऊपर बैठे हैं। लेकिन उनको शर्म से सिर झुकाना पड़ता है जब वहां YouTube के अंदर उनके दफ्तर में साथ बैठा हुआ सहकर्मी, उनकी क्लास में बैठा हुआ उनका सहपाठी जब उनको यूं दिखाता है, अब देख ये तो मनाली में जाकर गाड़ी पे बोला शर्ट तार करके हुक्का ठा करके बोला ये कर रहे हैं, तो बताओ यह गर्व की बात है कि नहीं। और फिर वो सारी दुनिया में, अमेरिका में बैठा हुआ भी, वो इंग्लैंड में बैठा हुआ, दिल्ली में, बंगलोर में बैठा हुआ अपना बेटा बेटी को जो बढ़िया काम कर रहे हैं, उनको क्या दिखाएंगे, बोला देखो तारे तो ये कर रहे हैं। ये कॉमेडियन है ना भी आज तुम्हें पागे और के मैं पाया ही नहीं सारा दिन का। क्यों ऐसा होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आज सोशल मीडिया के दौर में, सर छोटूराम ने कहा था कि बोलना ने सीख, लोग बोल तो रहे हैं लेकिन बोल क्या रहे हैं। आज के दिन सिर्फ गाली गलौज, झूठी बात चलाई जाती है। और वो थार गाड़ी हो, कोई और गाड़ी से मुझे कोई दिक्कत नहीं भाई, क्या पर चढ़ो, कोई बात को नहीं, लेकिन चढ़ो तो मतलब सीट पर चढ़ो ना, छात पर चढ़ कर नाचने का क्या मतलब, मेरे समझ में नहीं आ रही। मैं कोई अपने न्यू बताओ जो ये दारू की बोतल पकड़कर और गंगा जी पर न्यू बैठे हैं, साची साची छाती पर हाथ रख के, आपका और मेरा बेटा हो, बेटी हो, अब उसने करण देंगे, अब नहीं करण देंगे, या बता दो बढ़ जाएंगे अब नहीं बढ़ जाएंगे। और ये समाज का काम है, ये भाईचारे का सबका काम है। हम छोटे बालक थे, गांव में को निकलते थे, मेरे आज है मेरा नाम का जुलानी गांव में, वो जब पक्की सड़क, पक्की गली आ जाती तो साइकिल पर ऊपर चढ़ के चलना अलाउड नहीं था, साइकिल का पकड़ के चला करते। और कोई घना साइकिल पर जाता तो लाठी मारा करते, बुजुर्ग से किसी बिरादरी का हो, भले तड़ो पड़ ले, साइकिल जो है ऊपर चढ़ के नहीं जाओगा, साइकिल को चला के जाओगा। पूछा करते, बतलाया करते, रोका करते, ना भाई ये शोभा नहीं देता, वक्त पर घर जाओ। इस टाइम जो है इनको रोकता ही नहीं, इनको कहता ही नहीं। ये बुजुर्ग भी लोग हैं, बोला भाई डर लगा इनसे, मन नहीं लगता, मैं 100 बार हार जाऊँ, मैं तो सच्ची बात कहूँगा, मन नहीं लगता, मैं तो कहूँगा। तो हमने के वोट लेनी है सारा ने, मैंने तो वोट भी लेनी है, जब भी कहने लग रहा, अब रोको टोको, कहो, समझाओ, बताओ, अपने पैदा किए हुए बालक है, इनको हमें तो दिशा देनी पड़ेगी, और कौन देगा। और आज हो रहा है नेता, जो नेता जितनी ज्यादा गाली दे
मैं देखूं उतने ज्यादा लाइक और उतने ज्यादा व्यूज मिले। बोला गाली दे, झूठ बोलो। एक झूठ की यूनिवर्सिटी चल रही है हरियाणा में और उनके पीछे लगे ये लफंडर जो है सड़कों के ऊपर लड़ते फिरे। मैं किसी एक नेता की बात नहीं कर रहा, कदे काल की बात से इसका मेल मिला लो। सड़कों पर लड़ते फिरे, उनने बोला वालों का बोला हम नेतृत्व करेंगे। अरे समझदारी तो इस बात में थी कि भाई समाई दोनों पक्षों को रखनी चाहिए थी और जो नेता वही कहलाता है जो समाई रखेगा, जो समाई करेगा वही तो नेता बनेगा। जो डंडा उठाकर सड़क पर मारने निकलेगा वो नेतृत्व तो नहीं कर सकता है। जो नौजवानों को भड़काएगा, हिंसा की दिशा में लेकर के जाएगा, नौजवानों पर मुकदमे करवाएगा, उसकी उनकी लाशों पर जो राजनीति करेगा वो नेतृत्व करने के काबिल नहीं है। ऐसे लोगों को नकार देने का काम कर दीजिए मेहरबानी। इस हरियाणा में राजनीति लाशों पर हुई है और आज भी वही खेल बदस्तूर चलता है। उसको संभाल लो नहीं तो अगली पीढ़ियों के लिए हमें वो कोसेंगे कि जब ये बड़े थे तो इन्होंने संभालने का काम नहीं। हम जब बालक थे हमने संकल्प किया था कि ये जमीनें बेच बेच करके ये सिफारिशों की पर्ची की नौकरी को खत्म करेंगे। आज हमें इस बात की खुशी है कि नई पीढ़ी को हम ये दे सके कि हमने ये पर्ची वाली नौकरी का सिस्टम खत्म कर दिया। नई पीढ़ी पढ़ाई लिखाई के अंदर उसका ध्यान रख गया। हमें इस बात पर गर्व है, खुशी है कि हमने कुछ तो सही दिशा में काम किया। और लड़ाई किस बात की कर रहे हैं? कोई सोच विचार करके समझदार कोई मैथ का मास्टर से पूछ लो आरक्षण की लड़ाई किस बात की है? आरक्षण अधिकार है, संविधान में दिया हुआ अधिकार है, सामाजिक आर्थिक न्याय सबके साथ होना चाहिए, यह अधिकार है। लेकिन आरक्षण किसमें? सरकारी नौकरी में। उसके लिए खून बहाए जाए, लाशें बिछाई जाए, सरकारी नौकरी 100 में से 2 को मिलेगी, उस 2 के अंदर से लड़ाई लड़ने के लिए खून बहाए जाए, लाशें बिछाई जाए, ये कहां तक? सरकारी नौकरी किसी पीढ़ी में 100 में से 2 से ज्यादा नहीं दे सकता समाज, क्योंकि तनख्वाहें समाज को अपने टैक्स से देनी है, समाज को अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई से तनख्वाह और अफसरों की कर्मचारियों की सुविधाएं और उनकी पेंशन तक देने का काम समाज ने करना है। दुनिया में कोई देश में ऐसा मॉडल नहीं है। हमारे नेताओं को सिखाना चाहिए था। हमारे नेताओं को हमें ये 2% से ज्यादा जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था में हिस्सा करने के लिए सिखाना चाहिए था। मैंने एक बार नरवाना में अपने संबोधन में कहा था और एक बार काली रामन खाब के चबूतरे पर अपने संबोधन में मैंने कहा था सिसाई में कि ये जो खेती बाड़ी की व्यवस्था है इसमें एक आदमी के हिस्से में एक चवन्नी आती है, 25 पैसे आते हैं और जो बाकी व्यापार की जो अर्थव्यवस्था है उसी के तुलना में करके देखोगे तो 8 गुना उसमें 2 रुपया उसके हिस्से में आता है। तो अपने बच्चों को नई दिशा देने का काम करना चाहिए। खेती बाड़ी करो, सुथरी करो, बढ़िया करो, बढ़िया से बढ़िया करो, जुड़े रहो, माँ है धरती माँ, जरूर करो, लेकिन उसके साथ साथ चवन्नी के अंदर क्यों अटके रहो, 2 रुपये की तरफ भी बढ़ने की कोशिश करो। ये नेता नहीं बताएंगे आपको, ये आपको रोकेंगे, यहीं पर आपको उलझाएंगे। और ये दस्तूर केवल हिंदुस्तान का नहीं, मुझे मेक्सिको के किसानों की तकलीफ भी समझने का मौका मिला। 3 दिन पहले इंग्लैंड के किसान मुझसे पूरा परिवार मेरे साथ 3.5 घंटे बैठ करके उसने चर्चा करी। उनकी भी वही बात, हमारी भी वही बात। कैलिफोर्निया का वाटर क्राइसिस के ऊपर हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अंदर मैंने लड़ाई लड़ी और मैंने वहां बहस करी कि क्यों हमें पानी की, किसानों को पानी की व्यवस्था हमें सुनिश्चित करनी चाहिए। चाहे कैलिफोर्निया का वाटर क्राइसिस था, जो सारी दुनिया के किसानों की समस्या एक है। तो आप समझते हो जो 200 सालों से है, नई अर्थव्यवस्था के नियमों के सिद्धांतों के कारण से है, वो सिद्धांत बदलना वो वक्त की बात है, लेकिन उससे पहले अपने जीवन की व्यवस्था बदलना तो अपने हाथ में है, वो तो हमें करनी चाहिए। इस चवन्नी से 2 रुपए तक का सफर अब हमारा जीवन के अंदर संकल्प है कि आपका साथ मिलेगा,
मुझे कोई, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सामाजिक बात कर रहा हूं। समाज में आपका साथ मिलेगा तो रहती जिंदगी हम समाज के भाईचारे को जोड़ने की कोशिश करेंगे। रहती जिंदगी समाज के भाईचारे को जोड़ते हुए मेरे अगली पीढ़ी को, जैसे हमने ईमानदारी से नौकरी की व्यवस्था बनवा दी, अगली पीढ़ी को चवन्नी में नहीं रहने दूंगा, उनको 2 रुपये की अर्थव्यवस्था में लेकर के जाने का काम करेंगे। जब तक हम आर्थिक तौर पर उन्नत नहीं होंगे, सक्षम नहीं होंगे, समर्थ नहीं होंगे, तब तक ये कहते थे ना कि जब तक धरती पर किसान परेशान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। लेकिन सर छोटराम में लोगों ने भरोसा किया था। सर छोटराम का विरोध करने वाले लोग भी थे। सर छोटराम को आपको जानकर ताज्जुब होगा। नाम लूंगा तो आज, क्योंकि मैंने संकल्प किया कि राजनीतिक नाम नहीं लूंगा, राजनीतिक बात नहीं करूंगा। रहबर आजम दीन बंधु सर छोटूराम के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। उनको समाज से निकालने तक की बातें की गई। उनको छोटू राम की जगह छोटू खान कहा गया। यह प्रचारित किया गया रोहतक के अंदर, जब वो वोट लेने जाते थे, कि ये तो वोट यूनियनिस्ट पार्टी, जमींदार पार्टी के नाम पर मुसलमानों के वोट लेता है, ये तो छोटू खान है, इसको जात से बाहर गिरने तक की बातें करी गई थी। लेकिन सर छोटूराम लगे रहे। तब सर छोटूराम ने कहा था, उन्होंने वो एक शेर कहा था मुझे उसका, कि तुंद बाधाएं खला से, उन्होंने कहा था तुंद बाधाएं खला से, तेज हवा के तूफानों से, न डर है खाब मत डर है पक्षी, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उठाने के लिए, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उठाने के लिए। तब सर छोटूराम ने कहा था कि पक्षी, इन तेज हवाओं के तूफानों से मत डर, कि तुझे ऊंचा उठाने के लिए चल रही हैं। और उसकी बदौलत फिर से वजीर बने। और ये भाखड़ा डैम, जिसका पीने का पानी से लेकर सिंचाई का पानी और बिजली से आज भी उनके जाने के 80 साल के बाद भी किसान कमेरा वर्ग लाभान्वित होता है, तो वो उनकी देन है जो उन्होंने भाखड़ा डैम बनाया था। साथियों, बहुत किसानों के मामले में बहुत सारे कानून बनाए थे, तकलीफें कम नहीं झेलनी पड़ी थी, लेकिन उनके नाम को नीचा करने की कोशिश की गई। अपने अपने परिवारों के नाम पर ऑडिटोरियम, यूनिवर्सिटियां, खेल स्टेडियम, यज्ञशालाएं और पता नहीं क्या क्या संग्रहालय क्या क्या बना दिए। और जो सही मायने में जो समाज का सेवक था, उसको छोटा करने की कोशिशें केवल की गई और कुछ नहीं किया गया। मैं कहूँगा, एक व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने की बात नहीं है, एक व्यक्ति के सिद्धांतों को परखने की, समझने की बात है कि उनके सिद्धांत क्या थे और दूसरे के सिद्धांत क्या हैं। व्यक्तियों की पूजा करने का विषय नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि मेरा नाम का नारा लगाने की कोई बात नहीं है। और सच्ची बात यह है, अपना ला लो और अपने बालका का ला लो, उसको छोटा करने की कोशिशें केवल की गई और कुछ नहीं किया गया। मैं कहूँगा, एक व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने की बात नहीं है, एक व्यक्ति के सिद्धांतों को परखने की, समझने की बात है कि उनके सिद्धांत क्या थे और दूसरे के सिद्धांत क्या हैं। व्यक्तियों की पूजा करने का विषय नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि मेरा नाम का नारा लगाने की कोई बात नहीं है। और सच्ची बात यह है, अपना ला लो और अपने बालका का ला लो तो हमारा भला हो जाए, मेरा भी उसे में काम जानते हैं। लेकिन वक्त पर कई भाई ऐसे बैठे हैं, मैं हाथ जोड़ता रहा, समझाता रहा, मैंने न्यू भी कह रहा माँ को नहीं आंदी सरकार ना बकाई माँ हो, 7 दिन रह गए माँ, मैं झूठ नहीं बोला करता, मैं खुद कह देता भाई मामला गड़बड़ है, मैंने बनाओ तो विपक्ष के नाते बना दियो, मैं खुद कह देता, पर मैंने खूब हाथ जोड़े रहा, मामला पलट लिया, इसने खेल कर लिया अपना जो करना था। ये मामबाजी जो हाथ में आली है बांस की चौपाड़ में, 7 दिन पहले गांव बांस की चौपाड़ में खड़ा करके मैंने कहा भाई चौपाड़ में कह रहा हूं, और जब मैं झूठा पाऊं तो मैंने कभी दोबारा मत चलेंगे, दियो कोई चुनाव में इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत करेगा। मैंने बांस में बात कही, विजेंद्र जी आप थे वहां साथ में थे, शमशेर भाई साहब साथ में थे, वासी साथ में थे, माँ भाई बाजी पलटली सरकार आने लग रही है, झांगड़ा साहब सारे थे आपा, माँ बाजी पलटली मान जाओ कि मैं तो मेरे लाडले सरपंच नहीं माने, ये बेचारे अपने पीछे लाकर लगे रहे।
और जमाई नहीं माने। अरे माँ भाई अपना मिल लो सरपंच साहब पुराना मानी आप ओली जाली बात इनके बात से ओली जाली बात कोई बात नहीं। आप बाजी मैंने कही भी थी। अरे माँ सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की नाड़ ना काटी हो या अंडा कभी कई देखने कही दिया बात कि मेरी बात नहीं है। सवाल है कि हम वहाँ आपके नुमाइंदे बन करके और वहाँ कुछ काम करते, गाली नहीं देता किसी को, झूठ नहीं बोलता किसी के बारे में, झूठी बात नहीं करता, सेवा करता सही मायने में। भाई अभिमन्यु की बात नहीं है, मेरे जिसे और पीढ़ियों में बहुत आएंगे बहुत जाएंगे। बात है कि हर 5-5 साल में एक पीढ़ी का फैसला हो जाता है, हर 5-5 साल में। अच्छा मैंने कोई भाई यहाँ किसान नेता भी और भी बैठे हैं, कोई भाई मेरे 30 साल के राजनीतिक जीवन में एक मेरी लाइन बता दो जो मेरे मुंह से निकली हो या मैंने कोई ऐसा काम करा हो जो मैंने समाज के खिलाफ बोला हो, समाज के खिलाफ करा हो, या किसान के खिलाफ बोला हो, या किसान के हक में कोई बात मैंने नहीं करी हो। मैंने कोई एक भाई बता दो। गलती हो सकती है, गलती हो जाएगी तो माफी भी मांगूंगा और सजा भी लूंगा। गलती हो जाएगी दोनों लूंगा, माफी भी मांगूंगा सजा भी लूंगा। लेकिन बिना गलती के कोई लोग कहते बोला 28 करोड़ मुआवजा ले गया तो फिर तो भाई एक मेरे नाम पे 1 रुपया भी नहीं। राज कपूर भाई माँ के अरबीर भाई साहब के नाम पर 2 करोड़ 80 लाख आए थे। 350 बेटियों की शादी में सबकी हाजिरी में वहां कन्यादान उनका नहीं करा हो तो भाई मैं दोषी हूं, सारा समाज का दोषी। और जरूरत नहीं थी, हजारों लोगों को मुआवजा मिला था, एक ने नहीं मिला था। और नुकसान भी खूब हो रहा था, नुकसान भी जितना मुआवजा मिला उससे शायद 20 गुना हो रहा हो। नुकसान भी खूब था लेकिन कोई बात नहीं थी, बात समाज की थी, बात मिसाल की थी, बात मिसाल उदाहरण देने की थी कि समाज ने दिशा कैसे देवा। बात सिद्धांत की थी, बात वसूल की थी साथियों। तो साथियों ये जो आज घूम रहे हैं थोड़ा इनसे बचो, बालका ना बचाओ। इनका खुद का इनने नहीं बेरा, ये खुद का सौदा नहीं बेरा। इन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, खुद का ही नहीं बेरा। ये नेतृत्व तो करके हमारे समाज को क्या देंगे, मुझे यही नहीं समझ में आती। और घूमे फिरे हैं। तो मैं इतनी बात ये करता हुआ मैंने मिसाल इसलिए दी कि नेतृत्व के आदर्श को, हमारा जो आदर्श है उसको ठीक करो कि हमारा आदर्श कैसा होना चाहिए। हम चौधरी देवीलाल को हमने खूब परख करके स्वीकार करा। जब चौधरी देवीलाल की आत्मा परख ली कि ये आदमी बार बार धोखे खावे है, ये आदमी बेईमान को नहीं, बेनीता को नहीं, ये नुकसान खा करके भी बेचारा फिर आजे है, फिर चाल पड़े है। जब उसको परख लिया उसकी, लेकिन परखण में उसकी सारी जिंदगी निकाल दी, सारी जिंदगी निकाल दी। चिंता ना करो, मेरे भी शुगर नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं। जब मैं भी जो है मेरा भी इम्तिहान लेने हैं तो फिर मैं भी इम्तिहान के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। पर सच्ची बात पर रहूँगा और आपके साथ रहूँगा। लेकिन बार बार वही गलतियाँ नहीं दोहरानी चाहिए। तो भाईचारे के नाते से 36 बिरादरी के लोगों, कोई भाई हो, भाइयों 2014-15 में एक भाई जुट रहा था, बोला ये जाटों को गाली दे रहा था, जाटों के खिलाफ कस्में खा रहा था, कस्में खवा रहा था, और भाई लग गए थे। भाई वह भी दोषी थे, और भाई जिसने उनको गाली दी भाई वह भी दोषी है। जो भाईचारे का जो तोड़ेगा, एक समाज दूसरे समाज को अनर्गल गाली देगा, भाइयों वो खुद का भी दुश्मन है और समाज का भी दुश्मन है और वो देश का भी दुश्मन है। इन दुश्मनों ने पहचान लो। और ये सब छोटराम कह गए थे, इन दुश्मनों ने पहचान लो। ये जो और तो कईयों की रिपोर्ट है, ये सारे आप वक्त से माहौल से ठीक करने पड़ेंगे। तो सजा देने से कोई ठीक नहीं होगा, गाड़ी का उत्तर गाड़ी देने से ठीक नहीं होगा। गाड़ी को परली तरफ मोड़ने से ही जो है, मुंह मोड़ने से ही ठीक होगा। यो भाई कल गाड़ी में बैठे रह जाता, दूसरा खड़ा होकर के वापस चला जाता तो यो भाई बड़ा बन जाता। यो उतर कर डंडे ठाकर चाल पड़ा तो फिर दोनों में फर्क क्या रहेगा।
ये फर्क हमको करना है कि हमको जो अपनी भूमिका सही समाज में आदर्श भूमिका कैसे निभाएं। ये सोशल मीडिया के दौर में इस गाली गलौज से बचने का काम करें। बात को और लंबी न करते हुए, क्योंकि मुझे लगभग जो है 52-53 मिनट हो गए। रोटी तो हमने भी खानी, मैंने भी खानी, लेकिन मैं इतनी बात हाथ जोड़ के कहता हुआ, मेरा भाईचारा है, कोई मेरी बात का बुरा ना मानियो। मेरे मुंह से गलत निकल जाए, मुझे रोक लियो, टोक लियो, कह दियो, समझा लियो, भाई तूने गलत कर ली थी, गलत कह दी थी। पर हम सब एक दूसरे के साथ दें। और आज के इस भाईचारा स्नेह मिलन कार्यक्रम में आप सभी ने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना। मैं आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और जाट धर्मशाला हांसी के तमाम पदाधिकारियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और तमाम उपस्थित सरदारी का, मेरे जो सारी सरदारी आई है, सबके चरणों में सिर झुका करके मैं सबको प्रणाम करता हूं। आप सभी को राम राम करता हूं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।